आंदोलन करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी भोले भाले लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फंसाते थे, फिर उनको हिंदू से ईसाई बनाते। जांच में पता चला है कि इस गैंग के तार दुबई, स्पेन समेत अन्य देशों से भी जुड़े हुए हैं। जांच में यह भी पता चला कि गैंग को संचालित करने के लिए विदेशी फंड का भी इस्तेमाल होता था। पुलिस के मुताबिक थाना शाहगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण करवाने वाला गैंग सक्रिय है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छात्रों ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ था, जिसका नाम चर्च ऑफ गॉड आगरा है। कुछ टाइम पहले पूर्वी जोन में भी इस तरह का ये पाया गया था। उनके आपस में भी क्या कोई लिंकेजेस हैं, कोई बड़ा गैंग है जो फंडिंग दे रहा है बाहर से, इस सब की भी जांच अभी की जा रही है। क्रिप्टो का कोई एंगल हो, डार्क वेब का कोई एंगल हो, उन सबकी जांच की जा रही है। प्राथमिक जो है उसमें उनको जेल भेजना, पूरे गैंग के लिए टीम हमने अलग से लगाई है। तो साइबर सर्विलांस और एसओजी सब पुलिस ने लगाया है। वाराणसी में 12 साल की बच्ची के धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस पूरी साजिश में एक मौलवी की करतूत भी सामने आई है। आरोप है कि एक मुस्लिम परिवार ने बच्ची को अगवा किया, फिर मौलवी की मदद से अपने 13 साल के लड़के के साथ उसका निकाह करवा दिया। जब इस बात की जानकारी लड़की के परिवार को पता चली तो लड़की का पिता बेटी को वापस पाने पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। दबंगों ने कहा है कि तुम्हारी बेटी का धर्म परिवर्तन हो गया है, अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में 2 छात्रों को तो पकड़ लिया, मगर मौलवी और लड़के का पिता और उसके भाई की तलाश जारी है। आदमपुर थाना क्षेत्र के कोनिया इलाके की यह घटना है। उन्होंने थाना आदमपुर पर एप्लीकेशन दी, तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और एक टीम उस लड़की की बरामदगी के लिए लग गई। कल शाम को ही उस लड़की को बरामद किया गया है और ये पता चला कि वो लड़की एक निहाल नाम के लड़के के साथ थी और निहाल के परिवार वालों ने उन दोनों का निकाह करा दिया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और निहाल पर और उसके परिवार वालों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी में हिंदू लड़की से रेप और धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने मामले में रेप और जबरन धर्मांतरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया है। घटना कौशाम्बी थाना क्षेत्र की है। पीड़िता का आरोप पड़ोस की नेहा बानो ने 31 अगस्त को धोखे से उसकी बेटी को अपने घर बुलाया और वहां सैफ, अनुज और अहमद ने उसके साथ जबरन रेप किया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि बेटी को मस्जिद ले जाकर मौलवी से कलमा पढ़वाया और जबरन धर्मांतरण कर निकाह करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसकी बेटी और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। थाना कौशाम्बी में एक सूचना मिली हुई थी, जिस पर जो तहरीर आई रेप का और उसके बाद धर्मांतरण का, उस पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ आरोपी को पकड़ के उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी दोषी हैं वो शीघ्र ही जेल भेजे जाएंगे। सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में एक पब्लिक स्कूल में छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर बड़ा बवाल हो गया। कक्षा 8 की छात्रा के पिता ने जब स्कूल प्रबंधन से अपनी बेटी के साथ हो रही छेड़छाड़ की शिकायत की तो प्रिंसिपल और कुछ अन्य लोगों ने उन्हें कथित तौर पर कमरे में बंद कर लात कूसों से पीट दिया। इस हमले में लड़की के पिता घायल हो गए, परिजनों ने उन्हें किसी तरह जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। छात्रा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ एक छात्र आए दिन छेड़छाड़ करता था। इसकी शिकायत कई बार शिक्षकों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ प्रिंसिपल से मिलने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की, आरोप है कि प्रिंसिपल ने उनकी बात सुनने के बजाय उलझना शुरू कर दिया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हमारी बच्ची के साथ किसी बच्चे को देखे कोई होगा उसने वो बच्चा उसे बच्ची को परेशान करता था और अगर बच्ची ने जो है प्रधानाचार्य से बात करी तो प्रधानाचार्य ने कहा अगर अपने घर जाकर बताओगी तो मैं तुझे स्कूल से रेस्टिकेट कर दूंगा और अपने घर जाकर मत बताऊंगी। बच्ची डर गई। उसने बच्ची ने जाकर मुझे बताया कि अब्बू ऐसे मेरे साथ हुआ। तो मैं अपना सुबह अपनी बच्ची को देखा, अपने बेटे को देखा जो स्कूल में आया बात करने के लिए। तो पंकज जो है अपना आपका हो बेटा और हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। आने के बाद अपने भाई राहुल को बुला लिया, सुमित को बुला लिया, इन सबको बुलाकर उसने हमारे साथ झगड़ा फसाद करना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू करी और वहां पे टीचर्स बुला ली। वो पूर्व मंशा से अपने साथ 4 आदमियों को लेकर मेरे यहाँ पर आए।
तेज आवाज में मेरे ऑफिस में बैठकर बात करना स्टार्ट किया, गाली गलौज करना स्टार्ट किया। प्रबंधक भी ऊपर से आए, उन्होंने भी समझाने की कोशिश करी, उनके साथ भी गाली गलौज करी। स्टाफ बीच में आया, शाहाना मैडम, पूजा मैम, ईशू शर्मा मैम है, उनके साथ भी इन्होंने जो है जितनी अभद्रता और गाली गलौज से जो है बात की है। आजमगढ़ में जनसेवा केंद्र संचालक से 50,000 रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हथियारों के बल पर पैसों का बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। घटना महनाजपुर थाना क्षेत्र में कुबा पीजी कॉलेज के पास की है। पीड़ित शाह आलम पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक है। महनाजपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उनके द्वारा बताया गया कि बैग में एक छोटा उनका जो लैपटॉप था और एक करीब 50,000 रुपया था, और बाकी जो ग्राहक सेवा केंद्र में जो मशीन यूज होती है वो मशीन थी, और इसके अलावा उनका एक मोबाइल भी इसमें था। इसमें तत्काल थाना महनाजपुर की जो टीम है और सीओ लालगंज एसपी सिटी साहब और हमारी एसओजी की जो टीम है, इन सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है, और इस घटना के अनावरण के लिए जो टीम है वो लगा दी गई है। सीसीटीवी और अन्य जो भी जानकारी मिल रही है उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी इसमें की गई है, तो शीघ्र ही इसमें घटना का अनावरण इसमें किया जाएगा। आजमगढ़ पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में चोरी की 3 घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक, 2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। राजघाट क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को एक कामयाबी मिली। लगातार इस तरह से जो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी रहती है, जैसे एक गाड़ी इन्होंने सदर अस्पताल के सामने से चोरी की गई है, और बाकी जो 2 गाड़ियां हैं वो भैरव बाबा मंदिर है थाना महाराजगंज में, वहाँ की पार्किंग में से इन्होंने चोरी किया था। और उसके बाद में इनकी नंबर प्लेट चेंज करके और इन लोगों के द्वारा इन गाड़ियों को सस्ते दामों में बेच दिया जाता है, जिससे कि इनको आमदनी भी होती है, और लोग फिर उनको जो फेक नंबर प्लेट है उसको लगा के लोग इसको फिर यूज करते थे। तो उसी तरीके से ये जो 3 गाड़ियाँ हैं इनके पास से बरामद हुई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इनके पास से दोनों लोगों के पास से 315 बोर का तमंचा और जो जिंदा कारतूस है वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। आगे बढ़ते हैं पीलीभीत से खबर, जहां पर एसटीएफ की नोएडा यूनिट और पीलीभीत की कोतवाली पुलिस के संयुक्त अभियान में 50,000 का इनामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सातिर भेष बदलकर पंजाब के लुधियाना में रह रहा था। दरअसल साल 2020 में कोरोना काल में आरोपी को पीलीभीत जेल के कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया था। वहां से चकमा देकर शातिर फरार हो गया था। तभी से पुलिस शातिर की तलाश में लगी हुई थी। इस अपराधी के विरुद्ध 6 गंभीर मुकदमे पंजीकृत थे, जिसमें गैंगस्टर का मुकदमा भी पंजीकृत था। आपको बता देना चाहता हूं कि यह अपराधी 2020 में पुलिस की गिरफ्त से भाग गया था। जब ये कोरोना से ग्रसित हुआ था एवं अस्पताल से सितंबर 2020 में भाग गया था। तब उसके बाद 2021 में इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, और आज पीलीभीत पुलिस एवं एसटीएफ नोएडा द्वारा एक कड़ी मेहनत करते हुए बहुत अच्छे तरीके से गिरफ्तार किया गया है, और आगे कोर्ट में पेश कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में साइबर थाने को आवंटित हुई सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा करते हुए अवैध रूप से प्लॉटिंग कर डाली। ये भूमि तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने साइबर थाने के लिए गृह विभाग को आवंटित की थी, मगर इस जमीन पर कब्जा किया गया। इसके बाद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। यह मामला अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके के मंजूर गली से संबंधित है। ये शिकायत आई है कि साइबर थाने के नाम से कुछ जमीन है और डेयरी के नाम से जहाँ पे भूमाफियाओं के कब्जे हैं, तो इसकी हम लोग जांच कराएंगे और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अगर सरकारी जमीन होगी तो उसको खाली कराएंगे। संभल से खबर, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। बता दें कि 70 दुकान मालिकों को प्रशासन नोटिस दे चुका था, मगर 15 दुकान द्वारा अतिक्रमण न हटाए जाने पर बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी। मंडी समिति का यह मामला है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। नोटिस को 70 दुकानों को दी गई थी, उसमें से अधिकांश ने अपने अतिक्रमण हटा भी दिए थे, लेकिन करीब 10-15 दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने नहीं हटाया था, उनको हटवाया जा रहा है। और सर एक दुकान पर नोटिस भी कुछ चस्पा मिला था, क्या पूरा मामला था? अब वो नोटिस
चस्पा है, एक सिविल कोर्ट का स्टे लगा रखा है उस दुकान वाले ने, और जबकि उसकी कोई नोटिस या कोई दावा मंडी को प्राप्त नहीं होता। इससे पहले मुकदमा 2024 का है, लेकिन न्यायालय द्वारा एक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। तो अभी हम उस दुकान को छोड़ रहे हैं, लेकिन यथास्थिति में दुकान बंद है आज, तो वो बंद ही रहेगी जब तक अगला न्यायालय का अगला आदेश नहीं हो जाता है। कानपुर से खबर है, जहां पर मूलगंज चौराहे पर अचानक गिरे शख्स को कार्डियक अरेस्ट आ गया। इसके बाद मौके पर मौजूद चौकी प्रभारी ने मदद की। समय पर मदद मिलने से शख्स की जान बच गई। इसके बाद शख्स को उर्सला अस्पताल भेजा गया। अमेठी से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन जरूरतमंदों तक पहुंचने के बजाय जो लोग पूरी तरह सक्षम हैं उनके पास पहुंच रहा है। इसमें कई तो कंपनियों के मालिक भी बताए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की तरफ से गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। ये राशन उन घरों में पहुंच रहा था जिन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। आधार और पैन नंबर से किए गए सॉफ्टवेयर मिलान में एक गड़बड़ी सामने आई है। जांच में सामने आया कि जिले की 826 महिलाओं के नाम राशन कार्ड पर दर्ज पाए गए, जिनमें से कुछ के पति कंपनियों के मालिक हैं और नियमित रूप से टैक्स भर रहे हैं। जैसे ही मामला सामने आया तो उसके बाद हड़कंप मच गया। कंपनियों के डायरेक्टर भी ले रहे हैं मुफ्त राशन। संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की सूची में जमींदार, व्यवसायी, डुप्लीकेट कार्ड धारक और करदाता शामिल हैं। पूरे मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार से भेजी गई है 28,678 संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की लिस्ट। जिन गरीब परिवारों को योजना का लाभ मिलना चाहिए था वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पूर्ति विभाग अब सत्यापन के बाद ऐसे सभी कार्ड निरस्त करने की बात कह रहा है। 28,000 के लगभग संदिग्ध राशन कार्ड हैं, जिसमें से 5 एकड़ भूमि से अधिक वाले राशन कार्ड धारक हैं और कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इनकम टैक्स पेयी हैं, वाहन स्वामी हैं। इस तरह के प्राप्त हुए हैं, जिनकी फ्लैगिंग और जांच कराई जा रही है। जांच और उपरांत सही पाए जाने पर उनके कार्ड निरस्त कर दिए गए। मामला बेहद गंभीर है, जहां गरीबों का हक छीना जा रहा था। फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं मथुरा से खबर, जहां पर नाबालिग से बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। एडीजे एचजेएस ब्रजेश कुमार द्वितीय ने दोषी पर 4,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बलात्कार और हत्या की वारदात 26 नवंबर 2020 की है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में दोषी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में 10 गवाहों की कोर्ट में गवाही भी हुई। आज माननीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 2 श्री ब्रजेश कुमार जी द्वारा नाबालिग से बलात्कार कर हत्या के जुर्म में अभियुक्त महेश उर्फ मसुआ पुत्र किशन सिंह गांव तरौली सुमाली थाना छाता जनपद मथुरा को मृत्युदंड व 3,20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जाने वाली पदयात्रा को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में है। अब इस पहल को लेकर अयोध्या के संत समाज ने भी खुलकर समर्थन किया है। संतों ने क्या कहा है, सुनिए जरा। धाम सरकार के प्रतिनिधि धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके द्वारा जो सनातन एकता यात्रा नवंबर में दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही है, इसकी हम सब लोग प्रशंसा करते हैं और हम लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, क्योंकि आज सनातन के लिए बहुत सख्त आवश्यकता है समाज को एकजुट करने। निश्चित ही बहुत सुंदर कार्य है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे सनातन की रक्षा के लिए बहुत पहले से जागरूक हो चुके हैं। चाहे हिंदू राष्ट्र के विषय में हो, चाहे किसी भी प्रकार की आवश्यकता सनातन को हो, उसके लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनका स्वागत है और ठाकुर जी उन्हें, हनुमान जी महाराज उन्हें और शक्ति प्रदान करें, जिससे सनातन की रक्षा और सनातन का जो विजन है उनके दिमाग में वो पूरा हो सके। इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सीना तान कर खड़े होते तो टैरिफ लगता ही नहीं।
अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ खड़े होते तो टैरिफ लगता ही नहीं। ये गलत प्रचार मत करो, कोई टैरिफ के खिलाफ नहीं खड़े हुए। टैरिफ के खिलाफ अगर सीना तान के खड़े हो गए होते टैरिफ लगता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव पेश किए गए, इनमें से 15 पास हो गए, जबकि कृषि से संबंधित एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। नगरीय परिवहन की सुविधा के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को ई चार्जिंग सहित नेट कॉस्ट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है। कानपुर और लखनऊ के 10 रूटों पर ई बसें चलेंगी। एक बस की कीमत 10 करोड़ होगी। ये बसें 12 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ आएंगी। किराया तय करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इनके हितों के संरक्षण और उन्हें शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में यूपी की नई निर्यात नीति को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें टैरिफ वॉर को देखते हुए यूपी के निर्यातकों और कारोबारियों के लिए खास रियायत का प्रावधान रहेगा। वहीं पैतृक संपत्ति बंटवारे के लिए स्टाम्प शुल्क 5,000 रुपये करने का भी प्रस्ताव पास कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में संजय निषाद के रुख को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इस बीच लखनऊ में उनके घर के बाहर लगा एक पोस्टर भी सुर्खियों में आ गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। वहीं इस पोस्टर को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कल ही संजय निषाद का बयान आ चुका है कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है और मिलकर चुनाव में फर्जी पीडीए को हराने का काम करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भारी जाम है। बारिश की वजह से भारी जाम। दिल्ली आने जाने वाले रास्ते पर भारी जाम है। दिल्ली नोएडा रोड पर भारी जाम है। दिल्ली गाजियाबाद रोड पर भी जाम है। दिल्ली गुरुग्राम रोड पर भी भारी जाम है। सहारनपुर में यमुना नदी उफान पर है और खतरे के बीच लोग अपनी जान दांव पर लगाते हुए नजर आए। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। इसी बीच कुछ ग्रामीण तेज बहाव में उतरकर लकड़ियां पकड़ते नजर आए। पानी का बहाव इतना तेज है कि किनारे खड़ा होना भी मुश्किल है और ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में उतर रहे हैं। बलरामपुर में बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर गहरे पानी में जा गिरी। हादसे से गुजर रहे एसएसपी जवानों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पानी में डूबे 5 लोगों में से 3 लोगों की जान बचाई। हालांकि हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। जवानों ने भीड़ हटाई और तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। यह हादसा बलरामपुर बाईपास रोड पर हुआ। उसमें कई लोग फंसे हुए हैं और फंसे हुए थे। हमारे लोग पानी में उतरे, बोलेरो को जो पलटी हुई थी उसको सीधा किया और इसी क्रम में बोलेरो में फंसे हुए 5 लोगों को पानी से और बोलेरो से बाहर निकाला। उन्होंने उनको प्राथमिक उपचार दिया। इवन 2 लोगों के ऊपर सीपीआर भी किया जिससे कि उनको होश आया। लोगों के पेट और सीने में पानी भरा हुआ था, उनको पानी निकाला। जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में जो मेडिकल से संबंधित जो जवानों को सिखाया जाता है उसका पूरा उपयोग किया उन्होंने और उसके बाद एम्बुलेंस बुला करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। एम्बुलेंस में भी बैठ के हमारे जवान हॉस्पिटल तक गए और वहां पर उनको उपचार त्वरित रूप से मिले, इसका ये सुनिश्चित किया और लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। गाजियाबाद में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। जलभराव की वजह से ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कल से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। अगर हम बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो बारिश के बाद जलभराव की तस्वीर नजर आ रही है। चारों तरफ जो सड़कें हैं वह जलमग्न हो गई है। इससे यातायात पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। वह दोपहिया मथुरा में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है।
प्रयागराज घाट पर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर 4 से 6 सितंबर के बीच और बढ़ने की आशंका है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए डीएम और एसएसपी ने बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठक की। बैठक में एडीएम, एसडीएम और सीएमओ समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बाढ़ से निपटने को लेकर बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों और उनके पशुओं को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की तैयारी है। बाढ़ क्षेत्रों में राहत की और राशन की आपूर्ति बढ़ा दी गई है। यमुना के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम एक्टिव किया गया है। नाविकों और स्टीमर संचालकों की मीटिंग की जाएगी। और जो अगले 3 दिनों के बाद, 3 से 4 दिनों के बाद मथुरा में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। करीब हम लोगों ने 40 बाढ़ चौकियां बनाई हुई हैं। इसके अलावा बड़े बड़े इंटर कॉलेजेज लिए हैं जहां हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर लोगों को शिफ्ट करना पड़ा तो वहां शिफ्ट करेंगे। 2023 में इतना ही पानी छोड़ा गया था और जो उस समय की जो तैयारी रही है उसे हम लोग अधिक तैयारी कर रहे हैं और व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। कई जगह गौबन से भी हमको शिफ्ट करने पड़ेंगे। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। जलस्तर कम होने के बाद बंधवा स्थित बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह से भी पानी उतर गया है। बाढ़ का पानी हनुमान मंदिर से हटने के बाद मंदिर की साफ सफाई की गई, जिसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी महंत बलवीर गिरी ने पूजा अर्चना की। शंख और घंटे घड़ियाल बजाकर बड़े हनुमान जी की महाआरती की गई। बड़े हनुमान जी के अभिषेक, पूजा अर्चना और आरती के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। गंगा मैया ने हनुमान जी को स्नान कराया। हनुमान जी को गंगा मैया ने 4थी बार स्नान कराया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो गंगा मैया ने 4थी बार स्नान कराया है। अभी तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। 3 बार स्नान कराया, 3 बार 4थी बार स्नान कराया। काफ़ी समय से ये मंदिर बंद था, जिससे हम लोग को दर्शन करने में बहुत समस्याएं हो रही थी, लेकिन इस बार आज के दिन ही मंदिर खुला हुआ है। हम लोग निशान लेकर के आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हम लोग गंगा मैया के हट जाने की वजह से हनुमान जी के दर्शन कर पा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर रखा है। उत्तराखंड के बनबसा बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद लखीमपुर खीरी की पलिया और निगासन तहसील के 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दिल्ली से पलिया जाने वाले हाईवे पर पहिया और भीरा के बीच रपटा पुल करीब 3 फीट बह गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस के जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। पहाड़ों पे हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी उफान पर है। इस समय हम लखीमपुर खीरी के जो दिल्ली से दुधवा जाता है नेशनल हाईवे 731 में मौजूद, आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं विजुअलों में, ये जो रास्ता है इसके ऊपर रपटे पुल में पानी बहने लगा है। लगभग 2 से 3 फुट लगभग पानी आ गया है और ये लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। इसके बीच से लोग जो गुजर कर खतरा उठाकर इसको सफर पूरा कर रहे हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं अब लखीमपुर खीरी में जो मैदानी इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, उनमें भी पानी घुसना शुरू हो गया, जिसके चलते इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन अपनी व्यवस्था चाक चौबंद कर रहा है और लोगों तक पहुंचकर राहत सामग्री की बांटने की भी कोशिश कर रहा है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल की कुर्की होगी। पुलिस ने कपिल सिंघल के घर जाकर कुर्की की मुनादी की है। थाना पुलिस ने ढोल नगाड़े संग मुनादी कराई। बता दें कि कैला देवी थाने में कपिल सिंघल पर स्क्रैप फैक्ट्री में चोरी के वाहन काटे जाने और सील बंद फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज हैं। इसके अलावा कोतवाली संभल में भी मारपीट और धोखाधड़ी में 1 प्राथमिकी दर्ज है। उसमें कपिल सिंघल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है।